नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत है और ज्योतिष की पाठशाला के क्रम में। और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं, जहां पर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे 12 भावों का फल किया जाता है, 12 लग्नों का फल किया जाता है। हर एक लगन का, हर एक भाव का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उनमें बैठे हुए प्लैनेट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। किसी भी हाउस का जो लॉर्ड होता है, चाहे वो 12th हाउस का लॉर्ड हो, चाहे वो 2nd हाउस का, चाहे वो 1st हाउस का लॉर्ड हो, चाहे वो 9th हाउस का लॉर्ड हो, अगर उसकी प्लेसमेंट किसी डिफरेंट हाउस में जाकर के हुई है आपकी जन्म कुंडली में, किसी भी जन्म कुंडली में जिसको आप देखते हैं, तो उसका क्या फल वहां पर होने वाला है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि जो भी एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, जैसे कि मैं इस कुंडली में, इस चार्ट में आपको बताऊंगा, वो जनरल बातें होती हैं। लेकिन जब भी किसी कुंडली के निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, उसका फलित किया जाता है कि चीजें किस प्रकार से होंगी भविष्य में, किस प्रकार से पहले रही होंगी किसी भी व्यक्ति के बारे में, या कैसी प्रेजेंट में चल रही है, ये सब सारी कुंडली यानी संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही इस बात पर पहुंचा जाता है। अब चूंकि किसी भी प्लैनेट का किसी भी हाउस में बैठने का, लगन का अपना एक महत्व होता है, उसी बारे में आज मैं पहले हाउस के बारे में आपको बताऊंगा। पहला हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इस तरह से विजुलाइज करें कि ये जो जन्म कुंडली है किसी भी व्यक्ति की, ये काल पुरुष की जन्म कुंडली है, ये कोई जन्म कुंडली किसी व्यक्ति की नहीं है, लेकिन जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घर में 12 राशियां होती हैं। अगर मैंने यहां 1 से शुरू किया है, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की एरीज लगन भी हो सकती है। चूंकि काल पुरुष में एरीज लगन से ही हमारी लगनेश यहां पर लगन शुरू होती है और फिर ऐसे चलते हुए ये 12 हाउसेज में 12 राशियां ऐसे डिवाइड होती हैं, जिसको हम नेचुरल जॉडियक भी कहते हैं। अब चूंकि मैं पहले इस वीडियो में आपको लगन के बारे में बता रहा हूं कि लगन का क्या महत्व होता है। देखिए, लगन जो होता है, ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली है, अब उसके अगर धन की स्थिति को देखना है तो 2nd हाउस आप देखेंगे, उसका कितना लाभ होने वाला है, कितना डिजायर फुलफिलमेंट होने वाली है, उसके लिए 11th हाउस को देखेंगे, भाग्य के लिए 9वें घर को देखेंगे, और 5वें घर को उसकी क्रिएटिविटी के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, और संतान पक्ष उसका कैसे होने वाला है, कैसे संतान उसकी होगी, इन सारी चीजों के लिए 5वें घर को आपको देखेंगे। उसी प्रकार लगन का जो महत्व है, आप उसको इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी दिखने वाली वस्तु, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे वो कोई घर हो, जैसा वो बाहर से दिखता है उसके अंदर उसके रूट्स जो है वो कैसे हैं। जैसे कोई घर आपको दिखने में बहुत सुंदर लग सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जब बड़ी आंधी आएगी तो वो गिरेगा नहीं, वो गिर सकता है। अब जब आंधी आएगी, जब विपत्ति आएगी, जब परेशानी आएगी, तो उस परिस्थिति में क्या वो खड़ा रह पाएगा? कई बार आपने देखा होगा कि जो जर्जर मकान होते हैं, जो बिल्कुल टूटे हुए, आपको लगता है कि खंडहर मकान है जिसमें कोई नहीं रहता, वो जो मकान होते हैं वो बड़ी से बड़ी आंधी आने पर, विपत्ति आने पर भी वो टूटते नहीं है, और कई बार बहुत सुंदर दिखने वाला जो घर है वो धड़ाम से गिर पड़ता है। उसी प्रकार कई बार एक हरा भरा बहुत बड़ा दिखने वाला जो वृक्ष होता है वो बड़ी से बड़ी आंधी में जो है वो गिर जाता है, लेकिन कई बार एक सूखा हुआ वृक्ष, आपने बहुत सारे देखे होंगे, वो कई सालों से, कई डिकेड्स यानी कई दशकों से वो खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है। उसी प्रकार लगन का इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है जन्म कुंडली में कि जब भी व्यक्ति के ऊपर कोई परेशानी, कोई समय ऐसा बुरा आता है, तो क्या उसको वो हैंडल कर पाएगा, क्या उस समय में वो बिखर जाएगा, या उस समय में वो फिर से खड़ा हो पाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति की अगर स्ट्रेंथ देखनी हो तो उसके लिए सबसे पहले लगन को ही देखना होता है और लगनेश को देखना होता है। एकमात्र लगन नहीं, लगनेश को भी देखना होता है, लगन और लगनेश। अब यहां पर मान लीजिए कि लगन अगर एरीज लगना है, मेष राशि का लगन है, और मेष राशि का लगनेश अगर लगन में ही बैठा है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, राजयोग है। जब किसी व्यक्ति का लगनेश लगन में ही बैठा हो तो ये मजबूती दिखाता है लगन की और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की। यानी कि जो व्यक्ति होगा उसका लगनेश इतना मजबूत हो गया है कि वो लगन में ही बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को जीवन में, मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का भाग्य का स्वामी अगर कमजोर हो जाता है, किसी का कर्म का स्वामी अगर कमजोर हो जाता है,
तब भी जो व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं 100 बार हारेगा, 100 बार वो असफलताओं का सामना करेगा, उसके बाद भी वो खड़ा होगा और वो अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहता है उसको कर लेगा। ठीक इसके अलग प्रकार, मान लीजिए किसी व्यक्ति का लग्नेश ही कमजोर है। मान लीजिए ये लग्नेश जाकर के अगर मंगल छठे घर में जाकर के बैठ जाता है कन्या राशि में, और उस स्थिति में भले ही उसका जो भाग्य का स्वामी है, चाहे वो कोई सा ग्रह हो यहां पर, अब चूंकि मैंने काल पुरुष की कुंडली लगाई हुई है यहां पर, तो यहां पर धनु राशि पड़ती है जिसका गुरु होता है स्वामी। गुरु अगर अपने ही घर में यहां पर बैठा हो और अगर मंगल यहां पर बैठा है लग्नेश होकर के, अगर मेष लग्न की कुंडली है, तो आप निश्चित मान लीजिए कि भाग्य का स्वामी कितना भी बली क्यों ना हो, लेकिन भाग्य का साथ उस व्यक्ति को समय समय पर नहीं मिलेगा। आए दिन उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भाग्य जो है उसका जितनी जल्दी उसका जागृत होना चाहिए उतना वो जागृत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाग्य तो उसका जीवन का अच्छा है, उसके व्यक्ति का भाग्य तो अच्छा है, लेकिन उसको भोगने का जो प्लानेट है, जो मंगल है, वो जाकर के छठे घर में बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अगर मंगल छठे घर में जाएगा लग्नेश होकर के, और मंगल जिस तरह का प्लानेट है, एक उग्र प्लानेट है, एक फायरी प्लानेट है, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होगा वो खुद ही अपना दुश्मन हो जाएगा। यानी कि भाग्य तो उसका अच्छा है, वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि छठे घर में मंगल गया और मंगल का और यहाँ पर गुरु का जो भाग्य का स्वामी है उसका यहाँ पर चौथे का संबंध हो जाएगा, यानी केंद्र का संबंध हो जाएगा। केंद्र के संबंध के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में कई बताऊंगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आस्पेक्ट जिनको हम कहते हैं जन्म कुंडली में ग्रह दृष्टि प्रभाव कहते हैं, कि जब कोई दो ग्रह आपस में केंद्र में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत ही ज्यादा परेशानी व्यक्ति को जीवन में देखनी पड़ती है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जीवन में उसको आए दिन कोई ना कोई परेशानी जरूर देखने को मिलती है। यानी कह सकते हैं कि उसका जो भाग्य है, उसका जो कर्म है, उसमें उतना आसानी से उसको चीजें नहीं मिलती है। अब यहीं पर ये मंगल लगन में बैठा हो और अगर भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा हो तो इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो पिछले पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का जो फल है अच्छा उसको इसको जीवन में मिलता है। और यही कारण होता है कि जब कोई व्यक्ति का जन्म ऐसी परिस्थिति में होता है, ऐसे समय पर होता है जब लगन में लग्नेश बैठा हो और भाग्य में भाग्येश बैठा हो, यानी वो जो समय निश्चित हुआ है, परमात्मा ने जो समय निश्चित किया है, इसका मतलब है कि भगवान ने कुछ तो अच्छा आपके लिए सोचा ही है। नहीं तो 2 घंटे में लगन जो वो चेंज हो जाती है। अगर उसका 2 घंटे बाद अगर मान लीजिए अगर जन्म होता है तो ये लगन यहाँ पर टॉरस हो जाएगा और मंगल जो है 12वें घर में चला जाएगा। फिर यहाँ पर जो धनु राशि है वो यहाँ पर आ जाएगी 9वें घर में, माफ कीजिए 8वें घर में आ जाएगी। और फिर यहाँ पर भी नवम पंचम योग बनेगा, लेकिन बनेगा किन हाउसेस में? जो कि बुरे हाउस है। एक जो है वो रुकावट का, परेशानियों का, कष्ट का हाउस है, ये मृत्यु का हाउस भी है। और 12वां जो घर है ये साइकोलॉजी, आपके पिछले जन्म में जो आप लेकर के आए हैं उसका ये हाउस है। ये भी परेशानियों, कष्ट और रुकावटों का हाउस है। तो उस स्थिति में यहां पर जो प्लेसमेंट होगी गुरु की और जो मंगल की, वो होगी तो नवम पंचम में, लेकिन जो प्लेसमेंट यहाँ पर मंगल की लगन में होनी चाहिए और गुरु की यहाँ पर जो 9वें घर में होनी चाहिए, और ये त्रिकोण का संबंध बनेगा। गुरु की 5वीं दृष्टि जो है मंगल पर पड़ेगी, मित्र राशि में बैठा हुआ उसका ही स्वामी मंगल यानी मित्र ग्रह पर जब दृष्टि पड़ेगी तो ये व्यक्ति के लिए ये समझ लीजिए कि व्यक्ति जितना जीवन में करने की कोशिश करेगा उससे कहीं ज्यादा ही और बहुत जल्दी उसको जीवन में सफलता मिल जाती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्यस्थान पर बैठा है, ये पितृ का और एंसेस्टर्स का भी हाउस होता है, ये पिता का स्थान भी है। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको पिता से बहुत सारी विरासत में पैसा, धन, दौलत सब कुछ मिलता है। अब चूंकि हमारी बात लगन की चल रही है तो वही लग्नेश अगर मान लीजिए दूसरे घर में जाकर के बैठा हो तो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है, लगन क्या है? लगन एक व्यक्ति है और उसका जो व्यक्तित्व है वो लग्नेश है। उसका संबंध सेकंड हाउस यानी धन स्थान में चले जाने से धन से उसका संबंध हो जाएगा। व्यक्ति जो होगा वो धन के पीछे भागने की प्रवृत्ति उसकी होगी और ऐसी स्थिति में वो धन कमाएगा, क्योंकि जब लग्नेश जिस घर में जाकर के बैठा है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उस व्यक्ति का जो डिस्प्ले है, आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति करना चाहता है जीवन में, क्या करना चाहता है, लग्नेश जहां जाकर के बैठा हुआ है, उसके शरीर का संबंध जिस हाउस ऑफ एरिया यानी कि जीवन का जो एक एरिया है उससे संबंध हुआ है। किससे हुआ है? तो धन स्थान से हुआ है। तो व्यक्ति का जो प्रमुख कह सकते प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है ऐसी स्थिति में वो हो जाता है उसका धन कमाना।
धन कमाना हर कोई व्यक्ति चाहता है, चाहे उसका लग्नेश कहीं भी जाकर के बैठा हो। लेकिन कोई व्यक्ति कितना डेस्परेट है उसकी चीज के लिए, कितना लालायित है उस चीज के लिए, यही ग्रहों की प्लेसमेंट है, यही ज्योतिष है और यही बर्थ चार्ट होता है। मान लीजिए कि यही लग्नेश जो मैंने आपको बताया दूसरे घर में जाके बैठेगा, धन कमाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होगी, एक्यूमुलेशन की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होगी। और यही लग्नेश अगर 9th हाउस में जाके बैठेगा तो व्यक्ति धन तो तब भी होगा, क्योंकि जब लग्नेश जाके भाग्य में बैठा है तो भाग्य तो प्रबल होगा, और भाग्य अच्छा होगा तो उस भाग्य में क्या होता है, धन होता है, सुख होता है, जीवन में खुशियां होती है, धन उसका एक पार्ट होता है। तो धन तो तब भी होगा, लेकिन व्यक्ति का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो नहीं होता है वो धन का। उस स्थिति में जो व्यक्ति का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा वो धर्म कर्म के कार्यों में होगा, और 9th हाउस में जाने से यानी कि पिता और एंसेस्टर्स के प्रति उनके किए हुए जो कर्म होते हैं उनको आगे लेकर के जाना, ये सारी उनकी चीजों के ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव या कह सकते हैं कि उसका प्राइमरी जो इंक्लिनेशन ऑफ माइंड होता है, अगर वो धन के प्रति ना होके, अब चूंकि आप धर्म के प्रति जाएगा और धर्म के प्रति जाएगा तो वो मटेरियल लाइफ से आपको डिटैच करेगा, तो धन के प्रति वो नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धन नहीं होगा, धन तो होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि लग्नेश की प्लेसमेंट की। जब लग्नेश यानी जिस हाउस में जाकर के बैठेगा उस हाउस से रिलेटेड आपके मन को वो उस इंक्लिनेशन में लेकर के चला जाता है। वही लग्नेश अगर तीसरे घर में बैठेगा, अब देखिए यहां पर लग्नेश तीसरे घर में बैठ रहा है और दूसरे घर में बैठ रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि लग्नेश कौन सा ग्रह है, क्योंकि हर ग्रह के अपना एक कारकत्व होता है। कारकत्व क्या होता है मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि कारकत्व होता है। जैसे मंगल लगन में, मंगल जो है लगन का कारक होता है, 10वें घर का कारक होता है मंगल, 6ठे घर का कारक होता है और तीसरे घर का कारक होता है। वही गुरु आपने सुना होगा कि लगन का 5वें घर का, 9वें घर का और दूसरे घर का और 11वें घर का कारक होता है गुरु। शुक्र कहां का कारक होता है, तो शुक्र जो होता है 4थे का कारक होता है, 7वें घर का वो कारक प्लानेट होता है। ठीक उसी प्रकार सभी ग्रहों के कारकत्व होते हैं। अब चूंकि मंगल यहां पर लग्नेश होकर के तीसरे घर में जाएगा तो मंगल जो है पराक्रम का प्लानेट है, ऊर्जा का प्लानेट है, अग्रेसिवनेस का प्लानेट है, लीडरशिप का प्लानेट है। तीसरा घर आपका इमीडिएट एनवायरमेंट है, छोटे भाई बहनों का भी ये घर है। ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों से आपके झगड़े की स्थिति बनाता है, चाहे वो लग्नेश मंगल ही जाकर क्यों ना बैठा हो। स्थिति क्यों बनती है, लग्नेश उस व्यक्ति का जो लग्नेश है वो पराक्रम स्थान में गया है, उस व्यक्ति का पराक्रम जो उसके इमीडिएट एनवायरमेंट में देखने को मिलेगा, वहां पर वो एक कह सकते हैं कि आप एक ऑर्डरेटिव बिहेवियर आपको दिखाएगा। वो ऐसी स्थिति में उसके छोटे भाई बहन होंगे, उससे उसकी तकरार की स्थिति बन जाती है। तीसरे घर में अगर लग्नेश जाकर के बैठेगा, यहां पर तो भाग्य स्थान को देखेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, कोई भी ग्रह उसकी 7वीं दृष्टि तो होती है। यहां पर पराक्रम में बैठेगा, भाग्य स्थान को देखेगा, व्यक्ति अपने पराक्रम से, स्वयं के पराक्रम से, अपने एफर्ट से अपने भाग्य की उत्पत्ति करेगा और बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है। तो तीसरे घर में अगर बैठा हो लग्नेश, चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि कारकत्व मंगल को मिला हुआ है, अगर वो चंद्रमा भी होगा तब भी उसको तब भी यहां पर अच्छा फल करेगा वो। तो तीसरे घर में अगर मंगल बैठेगा जाकर के लग्न का स्वामी होकर के, तो वो भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेगा, और आखिरी जो दृष्टि होगी वो यहां पर कर्म स्थान पर डालेगा। तो बीइंग ए लॉर्ड ऑफ लग्न, लॉर्ड, अगर मंगल यहां से बैठ के पराक्रम को उसने मजबूत किया, भाग्य को मजबूत किया, कर्म को मजबूत कर दिया, ऐसी स्थिति में मंगल जैसा प्लानेट हो तो मान लीजिए कि व्यक्ति जो होता है वो सारे दरवाजे जीवन में असफलताओं के तोड़ करके और जीवन में आगे सक्सेस हासिल करता है। यही मंगल अगर चौथे घर में जाकर के बैठेगा, यहां पर ये नीच का हो जाएगा। मंगल जो होता है वो चौथे घर इसमें कर्क राशि में नीच का होता है, और चौथे घर में वो किसी भी राशि में क्यों ना बैठा हो तब भी वो नीच का ही फल जैसा करता है। ये भावात्म भावों का सिद्धांत है, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। तो चौथे घर में मंगल अगर जाएगा नीच का हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जो मांगलिक योग का निर्माण करेगा, अगर मांगलिक योग का निर्माण यहां पर भी हो रहा था, लेकिन ये ज्यादा मांगलिक वाला जो प्रभाव है ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि जब मंगल की एनर्जी यहां पर व्यक्तित्व में, उस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो खुद ही यूटिलाइज हो रही है उसकी एफर्ट्स में, और ऐसी स्थिति बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति जो होता है कर्मठ होता है, कर्मठ का मतलब होता है व्यक्ति कर्म में लगा हुआ होता है, और कर्म में लगा हुआ व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है, जीवन में सफलता आपको मिलती है। चौथे घर में अगर मंगल बैठेगा तो लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा करेगा। अगर चौथे घर में मंगल बैठा हो और खास करके लगन का लॉर्ड जाकर के बैठेगा, तो ऐसा जो व्यक्ति अपने घर में, परिवार में एक
प्रभाव जमाने की कोशिश करता है। और चौथे घर में अगर मंगल हो तो जीवन कह लीजिए कि परिवार में कभी शांति का माहौल रह ही नहीं सकता। वो खुद जो व्यक्ति होता है वही कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता रहता है। अब चूंकि लगन का लॉर्ड होकर मंगल चौथे घर में नीच होगा तो ऐसा जो व्यक्ति होगा ये रिजाइनमेंट, कुंठा का भाव लेकर के परिवार में इसके प्रति दोष, उसके प्रति दोष, कहीं ना कहीं परेशानी उसको देखने को मिलती है। क्योंकि मंगल जब नीच का होता है तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो नेचुरल एनर्जी होती है एक्सट्रोवर्ट, वो उसकी इंटरनलाइज हो जाती है। और मंगल का स्वभाव जो होता है वो है कि उसकी जो एनर्जी है वो न्यूट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। यानी कि आग, आप इस समय आग जो होती है उसकी जो भाप होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी जो गर्मी होती है, उसको आप कैसे यूज करेंगे, उसको उसके यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है कि उसकी हीट को आप किसी दूसरे द्रव्य में, दूसरी चीजों में परिवर्तित करते हैं। कैसे? मान लीजिए अगर आग जली हुई है तो अगर आपने उसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिया है तो इसका मतलब है वहां के एनवायरमेंट में जो आग जली है वो उतना गर्म माहौल नहीं पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो हीट है वो पानी में चली गई है। ठीक है। और अगर उस आग के ऊपर कोई उसको, उसकी हीट को डाइल्यूट करने के लिए कोई अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो फिर नुकसान पैदा करती है। ठीक उसी प्रकार जब यहां पर नीच का होकर के, और क्योंकि ये इमोशनल राशि है, ये जो कर्क राशि होती है इमोशनल राशि है, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति के जो कहने की वो जो कोशिश करता है वो कह नहीं पाता, इमोशंस में रह करके वो रिजाइनमेंट उसके मन में होता रहता है। और जब कोई चीज व्यक्ति कह नहीं पाता है और बहुत टाइम तक वो उस चीज को अपने अंदर रिजाइनमेंट रखता है, द्वेष का भाव लगता है, और जब कोई ऐसा समय आता है, बुरा ट्रांजिट आता है, बुरी स्थिति जब जन्म कुंडली में आती है, ऐसी स्थिति में फिर वो एक जो गुब्बार फूटता है उससे कलह की स्थिति पैदा होती है। तो चौथे घर का जो मंगल है ये कतई भी अच्छा यहाँ पर नहीं है, लेकिन चौथे घर का मंगल जो होता है ये परिवार में कलह की स्थिति तो करेगा, लेकिन परिवार में यानी अपने घर में लीडरशिप की जो चाहत रखता है व्यक्ति, उससे कहीं ना कहीं कलह की स्थिति पैदा होती है। तो मंगल का यहाँ पर बैठना, अगर बीइंग ए लग्नेश में ये कहूंगा कि अच्छी स्थिति जन्म कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। पांचवें घर में मंगल बैठेगा बहुत अच्छा है। ऐसा जो व्यक्ति होता है दिमाग का बहुत तेज होता है, रैशनल होता है, तार्किक होता है। लॉयर्स जो होते हैं ज्यादातर, जो डिबेट्स के जो लोग होते हैं, जिनमें डिबेट करने की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि यहां पर लग्नेश फायरी साइन होकर के अपने हाउस से त्रिकोण में गया है, और ये जो साइन है लियो साइन है, ये सूर्य का साइन है। और ऐसी स्थिति में जब मंगल जाता है तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ये कह सकते हैं वो लीडरशिप को क्रिएटिविटी में ऐसा ट्रांसफॉर्म कर देता है कि बहुत ही अच्छा एक लीडर वो हो जाता है। क्योंकि यहां पे देखिए अभी क्या हो रहा था, अभी जो इस मंगल की जो एनर्जी वो कहां पर जा रही थी? चौथे घर में, घर परिवार में जा रही थी। मंगल जैसा जो ग्रह होता है उसका सही उपयोग, उसकी एनर्जी का सही उपयोग बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, उसके अंदर मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा है और वो एथलीट जैसा बिहेव करता है, और अगर आप उसको बैठने के लिए कहेंगे, यानी ऐसा कोई उसको जॉब दे दें जो कि सिर्फ बैठने का ही जॉब हो, तो वो उससे थक जाएगा। उसके अंदर एक डिस्कॉन्टेंट का भाव पैदा होता रहेगा। वही मंगल जिसका मजबूत होता है उसको अगर आप एथलीट करा दें, यानी कि मतलब उसको किसी ओलंपिक की तैयारी करा दें, कोई ऐसा एक स्पोर्ट्स उसको करा दें जिसमें कि उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो, वहां पर वो बहुत सुकून महसूस करता है। यही ग्रह होते हैं, यही इनका नेचर होता है। ठीक उसी प्रकार गुरु को आप समझ लीजिए, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। गुरु का स्वभाव होता है एक्सपेंशन, विजडम, फ्री विल, दार्शनिकता जैसे हम कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु का एक 1-to-1 स्पोर्ट से कोई मतलब नहीं है। गुरु का जैसा है कि उसको आप व्यक्ति को, गुरु जिस व्यक्ति का गुरु अच्छा है उसको आप बैठाइए और उससे आप सिर्फ ज्ञान की बातें करिए, और वो ज्ञान की ही बातें आपको करता रहेगा। क्या होता है कि आपने देखा है कि क्लास में खड़ा हुआ टीचर क्या करता है, उसे कोई आपत्ति नहीं है एक जगह पर खड़ा हुआ 4 घंटे, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को अपना ज्ञान बांटता है। उसी प्रकार शनि का आप प्रभाव देखेंगे कि जो शनि होता है उसको एथलीट से, जैसे मंगल की एनर्जी, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। शनि का जो मतलब है, शनि का मतलब है कर्मठ। ऐसा जो व्यक्ति है तो कर्म को ही अपना जीवन मानता है, किसी ना किसी कर्म में वो हमेशा लगा रहता है, अपने एक्सपीरियंसेस का यूज करता है, एक नए एक्सपीरियंस बनाते जाता है, और उन्हीं एक्सपीरियंस का यूज करते 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 एक ओवर द टाइम, एक समय पर आकर वो व्यक्ति उन्हीं सब चीजों से अपने जीवन को सफलता प्राप्त करता है। तो ये जो एनर्जीज होती है वो उसी मोड में जो है यूटिलाइज होना बहुत जरूरी है, जिस तरह की वो एनर्जी होती है। तो पांचवें घर का जो मंगल होगा बहुत अच्छा करेगा यहाँ पर
लाभ स्थान पर 7वीं दृष्टि डालेगा और यहाँ पर 12वें घर में जो इसकी 8वीं दृष्टि होगी, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी जो है चोट चपेट की स्थिति बना करके जरूर रखेगा। यहाँ पर 8वें घर पर भी इसकी 4थी दृष्टि पड़ेगी। जब 4थी दृष्टि 8वें घर पर पड़ेगी तो ये भी कष्ट का ही हाउस है, तो वो चोट चपेट की स्थिति आए दिन कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी। 5वें घर में अगर मंगल बैठा हो बीइंग लग्न लॉर्ड, तो यहाँ पर एक स्थिति बहुत बुरी है कि यहाँ पर आपके जो बच्चे होंगे उनके मिसकैरेज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत कम चांस होंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आपकी वाइफ की हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में तब भी, और अगर आपकी पत्नी की कुंडली में स्थिति बनी हुई है तब भी आपको कहीं ना कहीं ये जो संतान से संबंधित जो परेशानी आपको देखने को जरूर मिलेगी। छठे घर का मंगल बहुत अच्छा होता है, हालांकि यहां से छठे जाएगा, ऐसा व्यक्ति अपना ही दुश्मन होता है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि षडाष्टक योग में आ गया है, यहां पर फायरी लगना है और अर्धी साइन में मंगल चला गया है। ऐसी स्थिति में जो मंगल होता है ये कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को कैसे उसका उपयोग किया जाए, ऐसी स्थिति में शत्रु का भाव भी है, ये रोग का भी है, यानी कि जो डेट आप लेते हैं उसका भी हाउस है। क्योंकि मंगल का स्वभाव है जल्दबाजी, वो बिना सोचे ही कुछ करने की स्थिति में होता है। जल्दी से ऋण ले लेना, डेट ले लेना, बिना सोचे समझे किसी झगड़ा कर देना, चोट चपेट की स्थिति, ऐसी स्थिति यहां पर बनेगी। तो ये मंगल के लिए बीइंग लग्न और छठे घर में अच्छा नहीं, लेकिन यहां पर मंगल बली होता है, व्यक्ति शत्रु बनाएगा और उन शत्रुओं वो शत्रु उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब ये भी अलग बात है कि व्यक्ति शत्रु बनाएगा ही क्यों, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लग्न लॉर्ड होते हुए मंगल, चाहे वो जरूरी नहीं वो लग्न लॉर्ड हो, किसी भी हाउस का लॉर्ड हो, अगर मंगल यहां पर जाएगा तो व्यक्ति जो होता है निडर होता है, डरने वाला नहीं होता है और वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, शत्रु हंता योग बनता है। बहुत अच्छा मंगल होता है, रैशनल होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे जो बच्चे होते हैं ये हमेशा आगे आने वाले बच्चे होते हैं। यहां पर मंगल बहुत अच्छा फल करता है, लेकिन ये दूसरों पे तो हावी हो जाते हैं, दूसरे इसका नुकसान नहीं कर पाते हैं, परंतु ऐसा जो व्यक्ति होता है ये अपना ही नुकसान करता है, ये जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि डायरेक्शंस जो होती है वो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस में दोनों हैं। लगन का मैं आपको महत्व बता रहा हूं, समझिए कि जब कोई हाउस का लॉर्ड उससे ट्राइन में जाएगा तो उसके लिए वो स्ट्रेंथ देगा। भले ही मंगल कारक है, लेकिन ये मंगल उतना अच्छा इस लगन के लिए नहीं है इस स्थिति में बैठेगा तो, क्योंकि यहां पर व्यक्ति जो होता है वो कुछ नहीं कर पाता, उपापों की स्थिति में रह जाता है। जीवन उसका सिर्फ दूसरों से लड़ने में, झगड़ने में और दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखने में, ऐसे में ही उसका जीवन जाता है। हालांकि वो लोग बिगाड़ नहीं पाते उसका कुछ, उनमें उसको सफलता मिलती है, लेकिन ऐसी सफलता का क्या फायदा जिसमें आपका कोई फायदा ना हो। तो मंगल की जो स्थिति यहां पर अच्छी नहीं है। 7वें घर में अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति जो होता है दूसरों से कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है, मांगने के ऊपर निर्माण होता है। जो भी व्यक्ति इनके जीवन में आते हैं डे टू डे रूटीन में, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति इनसे मिलते हो, कहीं ना कहीं उनसे लड़ाई झगड़े की स्थिति इनको बनती रहती है। तो यहां पर जब मंगल बैठता है तो लगन पर 7वीं दृष्टि डालता है और यहाँ पर धन स्थान पर ये 8वीं दृष्टि डालता है। तो क्योंकि मंगल का जो स्वभाव होता है वो खर्चीला स्वभाव होता है, 7वें घर में अगर मंगल बैठा हो तो बहुत खर्चीले स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, और 8वीं दृष्टि धन स्थान पर होने से यहाँ पर जो मंगल धन की स्थिति जो है उसको संचित यानी कि उसको इकट्ठा नहीं होने देता है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कराता है। लगन पर दृष्टि होने से व्यक्ति में ऊर्जा की कमी नहीं होती है, बहुत ही कर्मठ होता है व्यक्ति। और यहां से 4थी दृष्टि जो है 10वें स्थान पर जाएगी, 10वें स्थान पर उच्च की दृष्टि पड़ने से यहां पर ये 4थी दृष्टि जो होती है ये व्यापार में सफलता और उसका कर्म जो है नौकरी में सफलता की स्थिति पैदा करती है, जो कि बहुत अच्छा है। हाँ, 7वें घर में अगर मंगल बैठा हो तो जहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि ये लड़ाई झगड़े की स्थिति तो बनाता है, बहुत ज्यादा वाद विवाद की स्थिति तो बनाता है, लेकिन यहां पर मंगल अगर बैठा हो तो ये सफलता जरूर देता है व्यापार में या उसके जो भी कर्म व्यक्ति जो करता है उसमें। यही मंगल अगर 8वें घर में बैठा हो तो फिर से मांगने के ऊपर निर्माण बनता है, चोट चपेट की स्थिति, कोई ना कोई बिना वजह गिर जाना, बिना वजह चोट लग जाना, यानी कोई ना कोई बिना किसी कारण से कोई ना कोई, कितने भी आप आसानी से चलेंगे, कितने भी आप प्रोफेशन लेके चलेंगे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई परेशानी आपको देखने को मिलती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका भी यहाँ पर 7वें घर में मंगल बैठा हो, 8वें घर में मंगल बैठा हो, इन व्यक्तियों का कोई ना कोई झगड़ा जरूर दूसरों से होता रहता है, खास करके इन-लॉज वाली साइड से, यानी कि मैरिटल लाइफ में ये स्थिति जो होती है मंगल की 7वें घर में और 8वें घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यही मंगल अगर 9वें घर में जाकर के बैठेगा, व्यक्ति जो होता है बिना किसी स्वार्थ के अच्छे धर्म कर्म के कार्यों में हिस्सा लेता है,
और ऐसे व्यक्तियों के जो पूर्वज होते हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस, फौज यानी लीडरशिप जो सर्वेंट जो होते हैं वो रहे होते हैं। और बीइंग लग्न लॉर्ड अगर मंगल भाग्य स्थान पर जाएगा, यहाँ देवगुरु मित्र उसका है, मित्र की राशि में जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर करेगा। यानी कह सकते हैं व्यक्ति जो है, यानी आप ये कह सकते हैं लगन मजबूत हो जाता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम बात लगन की कर रहे हैं तो लगन यहाँ पर बहुत मजबूत हो जाता है। लग्नेश कम मजबूत हो रहा है, लग्नेश यहां पर जाएगा तो मजबूत है, थर्ड हाउस में मजबूत है, 5वें घर में मजबूत है। लग्नेश अगर जाकर के 9वें घर में जाएगा तो मजबूत है। लग्नेश अगर 10वें घर में अगर बैठा हो उच्च का होकर के, तो ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बेहतरीन एक लीडर होता है, कभी डरने वाला नहीं, कभी थकने वाला नहीं। और मंगल जब 10वें घर में बैठा हो तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का जो संचार होता है, जो उसकी एनर्जी होती है, वो एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है। मतलब आप मंगल के लिए जितना आप कह सकते हैं उतना आप समझ सकते हैं इसको, कि मंगल 10वें घर में उच्च का होकर के बैठा हो तो बहुत ही अच्छा यहां पर इसको माना जाता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलते हैं। वही मंगल अगर 11वें घर में बैठा हो, 11वें घर का एक खासियत यह है कि कोई भी ग्रह, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो, जाकर के अच्छा ही फल करते हैं, क्योंकि उसका काम है डिजायर फुलफिलमेंट करना, लाभ दिलाना। जैसा ग्रह जाके बैठेगा उसी प्रकार का लाभ होगा। अगर पाप ग्रह जाकर के बैठेगा तो व्यक्ति जो है किसी भी तरह से पैसा कमाने में संकोच नहीं करेगा, हिचकेगा नहीं, हेजिटेट नहीं करेगा। और अगर शुभ ग्रह जाकर के बैठा हो तो व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग से पैसा कमाएगा नहीं। तो 11वें घर में अगर धन के मामले अगर मैं कहूं, मटेरियल जो जितना आजकल जो जिस तरह की जो माहौल है, मटेरियल अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो 11वें घर में अगर पाप ग्रह बैठा हो तो ये भी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो मंगल अगर बीइंग लग्न लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठेगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहां से करेगा। धन की स्थिति में कोई कमी नहीं आने देगा, लेकिन धन का खर्चा फिर भी बहुत ज्यादा होते रहेगा, क्योंकि चौथी दृष्टि मंगल की जो है वो धन स्थान पर पड़ेगी। और 5वें घर पर फिर से दृष्टि होने पर 7वीं दृष्टि यहां पर संतान से संबंधित कष्ट देखने को मिलेंगे। और लेकिन संतान से कष्ट जरूर होंगे, लेकिन संतान इंटेलिजेंट बहुत होगी, क्योंकि मंगल का संबंध 5वें घर से हुआ है। अगर मंगल का संबंध 5वें घर से हुआ तो इस हाउस को रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी कारकत्व होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, वो सब रैशनल होंगी, बहुत ही दिमागी तेज होंगी और ऊर्जावान होंगी। और क्योंकि मंगल सक्सेस का भी कारक है तो यहां पर संतान जो भी सक्सेसफुल होगी। यही मंगल की दृष्टि छठे घर पर पड़ेगी, तो छठे घर पर स्थिति पड़ने से यहां पर रोग ऋण इन तीनों में ही नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि मंगल लाभ स्थान में बैठा है, बीइंग लग्न लॉर्ड लाभ कराएगा। और चूंकि मंगल डेब्ट का कारक होता है, कर्जे का कारक है, वो कर्जा दिलाने वाला ग्रह मंगल ही होता है। तो मंगल की अगर दृष्टि यहां पर रहेगी तो वो कहीं ना कहीं आपको जरूर कर्जा दिलाएगा। और ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसका 11वें घर में मंगल बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी सोसाइटी में पैसे का लेन देन बहुत करता है। तो मंगल 11वें घर में बहुत अच्छा है। और मंगल, क्योंकि हम लगन की और लग्न लॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीइंग लग्न लॉर्ड मंगल बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट करने वाला होगा। 12वें घर में अगर मंगल बैठा हो तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो साइकोलॉजी होती है बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं, बहुत ही इरिटेटिंग नेचर इनका हो जाता है, जिससे भी मांगलिक योग का निर्माण बनता है। अब यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि मांगलिक योग यहां भी बन रहा था, मांगलिक यहां भी बन रहा था, यहां भी बन रहा था, यहां भी बन रहा था, यहां भी बन रहा था। इन फर्क क्या है इन सारी चीजों में? माफ कीजिए, यहां बन रहा था मांगलिक 1, 4, 7, 8 और 12, इनमें अलग अलग फर्क है। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला जो मांगलिक योग होता है वो होता है चौथे घर का, 7वें घर का, 8वें घर का और 12वें घर का। लगन का मांगलिक घर होता है तो उतना नुकसान नहीं करता है। इसमें भी 12वें घर का, चौथे घर का और 8वें घर का जो मंगल होता है कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान करता है। 7वें घर का भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है, वैवाहिक जीवन में डिसकॉन्टेंट बना के रखता है। अगर शादी में या विवाह में अगर कोई परेशानी किसी व्यक्ति को है, अगर मंगल इन हाउसेस में बैठा है तो लग्न लॉर्ड कितना भी मजबूत हो जाए, अगर मांगलिक योग जन्म कुंडली में है, लग्न लॉर्ड कितना मजबूत हो, भाग्य का स्वामी कितना मजबूत हो, कर्मठ कितना व्यक्ति हो, लेकिन डिसकॉन्टेंट यानी असंतोष की जो भावना है उसकी मैरिटल लाइफ में लगी रहती है। उसका कारण कोई विशेष नहीं होता कि कोई डिस्प्यूट है उसकी वजह से है, ऐसा कुछ है नहीं। जिस व्यक्ति का मंगलिक योग होता है, जो व्यक्ति मांगलिक होता है, उसकी इच्छाएं बहुत होती है। आप ये कह सकते हैं कि मंगल का जो स्वभाव होता है कि मंगल कभी संतुष्ट ना होने वाला ग्रह है। जो वो चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है, फिर से नई इच्छा जग जाती है, फिर उसको पा लेता है। इसलिए एक्यूमुलेशन का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जिन व्यक्ति का मंगल दूसरे घर में बैठा होता है, ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा बहुत होता है, क्योंकि इनकी डिजायर कभी खत्म ही नहीं होती है। वहीं शुभ ग्रह अगर जाकर के, कोई शुभ ग्रह अगर जाके इसमें बैठेगा तो वो पैसा कम देगा व्यक्ति को, क्योंकि
उसको पैसा कमाने का जो जरिया है वो एक जो भी एक नॉर्मल जरिया उसका है उससे वो संतुष्ट होता रहेगा, ज्यादा वो उसमें 3-5 कह सकते उपापोह की स्थिति पैदा नहीं करेगा। लेकिन जब कोई भी पापी प्लानेट धन के स्थान पर बैठा हो, 11वें घर में लाभ स्थान पर बैठा हो, यहां बैठा हो छठे घर में, ऐसी स्थिति में 10वें घर में अगर कोई पापी प्लानेट बैठा हो, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है अपने कर्म में जिससे वो सफलता प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई भी वो कह सकते हैं कमी नहीं आने देना चाहता है। तो इसीलिए मंगल का जो प्रभाव होता है जन्म कुंडली में, इससे आपको यह भी पता चल गया कि मंगल का 12 भावों में क्या प्रभाव होता है, और बीइंग लगना लॉर्ड यानी लगन कितना मजबूत हो सकता है, किन परिस्थितियों में मजबूत हो सकता है, लगन की क्या महिमा है। लगन मजबूत तो मानिए सब मजबूत। आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ दोष जन्म कुंडली में लग भी गए होंगे, जो कुछ कमियां रह भी गई होंगी, अगर लगनेश मजबूत है तो व्यक्ति जो होता है कहीं ना कहीं उस दलदल से, उस कीचड़ से निकल जाता है और अपने आप को जहां वो देखना चाहता है वहां पर वो उस सफलता में जरूर देखता है। तो आशा करता हूं आपको लगन की महिमा पता चला होगा। हालांकि लगन को मैं अगर डिस्क्राइब करूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहुत सारा समय भी इसके लिए कम पड़ जाएगा, बहुत सारे वीडियोस इसके लिए कम पड़ जाएंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं बहुत सारे वीडियोस सिर्फ एक लगन पर ही लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि इतना बड़ा लगन का जो एक महत्व होता है अपने आप में। लगनेश जो कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति यही है, व्यक्ति का धन ये है, व्यक्ति का पराक्रम ये है, व्यक्ति का सुख ये है और व्यक्ति की क्रिएटिविटी ये है। ये व्यक्ति कौन है? व्यक्ति जो है लगन है। कोई व्यक्ति इसकी कुंडली आप देख लें वो लगनेश लगन है। व्यक्ति का भाग्य ये है, कर्म उसका ये है, ये इसका व्यापार है, ये इसका पार्टनर है, ये इसकी आयु है, उसी प्रकार ये लाभ है। तो इसीलिए जितने भी ये एरिया ऑफ हाउसेज है, एरिया ऑफ लाइफ है, ये उसका भोग कौन करेगा? अगर व्यक्ति के पास पैसा है तो उसका भोग कौन करेगा? उसको यूटिलाइज कौन करेगा? उसको यूटिलाइज ये करेगा। अगर व्यक्ति के पास पैसा बहुत हो, करोड़ों और अरबपति व्यक्ति हो और उसका लगनेश कमजोर हो, तो ऐसा व्यक्ति उसका कोई भोग नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति उसका इस पैसे को सबको बर्बाद वो कर देगा। वही व्यक्ति जब लगनेश मजबूत और पैसे की स्थिति अच्छी ना हो तो जितना उसको कमाएगा उसको सही यूटिलाइज भी कर पाएगा, क्योंकि लगनेश मजबूत है और जो कभी उसको रह गई है उसके जीवन में उसको पूर्ति वो कर लेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि रूट कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगली वीडियो जो मैं लाऊंगा तो उसमें सेकंड हाउस की आपको बताऊंगा कि सेकंड हाउस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये सारे ही चीजों की वीडियोस आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। और उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई लगन जब कोई एक पर्टिकुलर लगन होती है, लगन में जब हाउस होता है, जैसे अभी मंगल का ये लगन है एरीज, इसका अपना क्या महत्व है। फिर यहां पर अगर शुक्र का लगन होगा तो उसका क्या महत्व है। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि प्लैनेट्स, अगर कोई घर में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसका अपना क्या महत्व है। फिर आगे चलते हुए फिर आपको फलित बताऊंगा कि इनका फल कैसे होता है। कंसोलिडेटेड कुंडली को आप एक साथ कैसे देख सकते हैं और फल, चूंकि आपको ज्योतिष में अगर आप रुचि रखते हैं आपको पता होगा नवांश क्या है, दशमांश क्या है, षोडश वर्ग क्या होता है। अगर आपके सीखने के इच्छुक हैं तो बहुत सारी शाखाएं ज्योतिष की हैं जो कि इतनी पिन पॉइंट प्रोडक्शन आपकी हो सकती है। लेकिन आपको वीडियो टाइम से मिलता रहे, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की चीजें जो ज्योतिष की आप सीखना चाहते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में फिर से आपको मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।